नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथी, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस की क्लास संख्या 4। क्या देखेंगे? एसएससी एमटीएस हवलदार के जो जीएसजी के क्वेश्चन होते हैं उनकी हम क्लास संख्या 4 देखने वाले हैं। साथी, इससे पहले यदि आपने 3 क्लासें नहीं देखी हैं, इससे पहले आपने 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप इन 3 क्लासों को भी देखिए, क्योंकि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है। साथी, बहुत सारे जो क्वेश्चन है एसएससी उनको क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या देखने वाले साथी? हम एसएससी एमटीएस हवलदार के 2023 के लिए जो क्वेश्चन होंगे उनका प्रीवियस ईयर देखेंगे, और देखेंगे क्या क्वेश्चन हमसे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। क्लास संख्या आज की 4 है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एक सब्सक्राइब आपका हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, और हम आपके लिए इस तरह की निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है साथी, प्रतिदिन शाम 8 बजे आप जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है, तो आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। अब कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, और कोई कार मतलब कोई भी आपके लक्ष्य के सामने कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, कोई भी अब बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमें लक्ष्य को प्राप्त ही करना है साथी। तो अब बहाना को छोड़कर और अपने कार्यों को छोड़कर आप लक्ष्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे, और एकदम सतर्कता से और बड़े दृढ़ संकल्प के साथ इसको पूरा करेंगे। ठीक है साथी, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है। साथी, आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में ऋतुओं का संबंध काल वैसाखी शब्द भारत में निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है ऋतुओं से संबंधित काल वैसाखी शब्द निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखो, यहाँ पर बैसाखी आया है तो जरूरी नहीं है कि ये त्योहार हो। काल बैसाखी क्या है? तो ये एक प्रकार की ऋतु है साथी, और यह वर्षा ऋतु में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है। कौन सी ऋतु में साथी? वर्षा ऋतु में प्रयोग किया जाने वाला एक शब्द है, जिसे काल वैसाखी कहते हैं। और साथी, ये विभिन्न राज्यों में मनाया होता है, यानी कि जो वर्षा होती है काल वैसाखी की, ये विभिन्न राज्यों में होती है। जो राज्य बांग्लादेश से लगभग सीमा बनाते हैं उन सभी में होती है। ठीक है साथी, जैसे आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के अलावा आपका ओडिशा हो गया साथी। क्या हो गया? ओडिशा। ठीक है, हालांकि सीमा नहीं बनाता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का सीमा बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा आपका झारखंड हो गया, झारखंड के अलावा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के अलावा आपका असम हो गया, असम। ठीक है साथी, इन सभी जो राज्य हैं, असम के अलावा आप बिहार भी लिख लेंगे। ठीक है, जो बरसात के दिनों में काल बैसाखी नामक शब्द यूज किया जाता है वर्षा के लिए, तो पश्चिम बंगाल आप याद रखेंगे, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, और इसके अलावा असम और बिहार। ठीक है साथी, इनको अच्छे से याद रखेंगे। एक प्रकार की वर्षा है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है तो याद रखेंगे तो इनमें से ऑप्शन कौन सा मिल रहा है हमको? ऑप्शन मिल रहा है पश्चिम बंगाल। तो हम इसका आंसर क्या लगा देंगे? पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से याद रखेंगे। और साथ ही यहीं पर आपसे क्या पूछ ले? केवल बैसाखी। क्या पूछ ले? केवल बैसाखी। बैसाखी को याद रखेंगे, ये सिख धर्म का त्यौहार है। कौन सा? जो आपकी बैसाखी है साथी, ये सिख धर्म से संबंधित है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, सिख धर्म से संबंधित है। सिख भाई इसको 13 अप्रैल को मनाते हैं साथी। कितने को? तो याद रखेंगे 13 अप्रैल को ये त्यौहार मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? पंजाब में अक्सर मनाया जाता है। कहाँ पर साथी? जहाँ पर सिख समुदाय ज़्यादा होगा वहाँ पर मनाया जाएगा। हालांकि पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है साथी, यदि आपसे पूछ ले साथी, आप थोड़ा जुकाम है, आप एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले साथी, यहाँ पर केरल दिया है, तो केरल के बारे में आपको याद रखना है। यहाँ के साथी सीएम कौन है? सबसे पहले तो सीएम साथी पिनरई विजयन है। कौन है? तो पिनरई विजयन है। इसके अलावा आपसे पूछ ले यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल, तो आप याद रखेंगे मोहम्मद आरिफ खान। कौन साथी? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के कौन है? तो याद रखेंगे गवर्नर है। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको भी याद रखेंगे कि केरल में के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। और मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। क्या साथी? आपका हुआ था मोपला विद्रोह, भारतीय किसानों के द्वारा हुआ था केरल में, और यह हुआ था साथी आपका 1921 में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो केरल के बारे में हमने कितनी चीज़ें देखी? पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं, केरल में मालाबार तट है, और मालाबार तट पर भारतीय किसानों के द्वारा 1921 में मोपला विद्रोह किया गया था। ठीक है,
हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो काल बैसाखी का संबंध पूछा है, तो काल बैसाखी कहाँ से हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल के। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है साथी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण द्रविड़ शैली, क्या पूछा है, पूछा हमसे पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का उदाहरण है, कौन है, बताएंगे आप सभी। यदि पूछे कौन है पूर्ण द्रविड़ शैली में, तो आप याद रखेंगे कि एलोरा का कैलाश मंदिर। कौन साथी, एलोरा का कैलाश मंदिर। और आप याद रखेंगे साथी, ये जो कैलाश मंदिर है ये एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है। किसको साथी, एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो एलोरा का मंदिर है साथी, इसको एक पहाड़ को काट कर बनाया गया है, और ये बनवाया था राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। किसने साथी, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने बनवाया था। और यदि पूछ ले राष्ट्रकूट वंश में कौन सा राजा था जिसने बनवाया था, तो आप याद रखेंगे इसका नाम था साथी कृष्ण फर्स्ट। क्या नाम था, कृष्ण प्रथम ने क्या बनवाया था, एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। इसके अलावा आप इनको भी याद रखेंगे। यदि पूछ ले कामाख्या माता मंदिर, तो आप याद रखेंगे साथी असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में यह स्थित है। और यहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। किसका, अम्बुबाची का जो मेला है साथी असम में लगता है। ये कहाँ पर लगता है, तो याद रखेंगे कामाख्या माता मंदिर में। इसके अलावा कोणार्क का सूर्य मंदिर पूछ ले, तो आप याद रखेंगे यह एक नागर शैली का मंदिर है। चूंकि उत्तर भारत में जो शैली होती है मंदिर बनाने की, उसे क्या कहते हैं, नागर शैली कहते हैं। इसी को कलिंग शैली भी कहते हैं साथी। जो कोणार्क मंदिर है इसको कलिंग शैली भी कहते हैं, क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है, और ये नागर शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसके अलावा आप याद रखेंगे कुछ इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे, एक ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे। जो दक्षिण भारत है ये इस तरह से ये हमारा भारत है। एक मिनट साथी, यहाँ पर हमारा भारत है, ये उत्तरी भारत है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, यहाँ पर नागर शैली होती है। कौन साथी, यहाँ पर आपकी होती है नागर शैली। इसको अच्छे से याद रखेंगे, नागर शैली में तो याद रखेंगे उत्तर भारत में बने मंदिर। इसके अलावा बीच में होती है साथी पंचायतन शैली। कौन सी, पंचायतन शैली होती है। इसके अलावा नीचे होती है साथी द्रविड़ शैली। जो दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं ये द्रविड़ शैली में बने होते हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर आपसे पूछा कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये चंदेल राजाओं ने बनवाया था। ये आपका खजुराहो में स्थित है, ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर कौन है, तो आप याद रखेंगे कैलाश मंदिर, जो एलोरा में स्थित है। और एलोरा कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। आपसे पूछा है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप याद रखेंगे आपका सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसमें टोटल 10-28 सूक्त हैं। कितने साथी, 10-28, यानी कि 1028 कुल मिलाकर सूक्त हैं। और इसमें 10 मंडल है साथी। कितने मंडल है, तो आप याद रखेंगे इसमें कुल मिलाकर के 10 मंडल है, 10 मंडल, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। और 10वें मंडल में क्या मिलता है हमको, 10वें मंडल में मिलता है साथी पुरुष सूक्त। क्या मिलता है, पुरुष सूक्त। यहाँ पर किसके कार्य के आधार पर लोगों का विभाजन मिलता है। सबसे पहले ब्राह्मण जो कार्य करते हैं मंत्रोच्चारण यानी यज्ञों का। दूसरे पर मिलते हैं साथी क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। और जो आपके होते हैं क्षत्रिय, इसके अलावा होता है वैश्य, वैश्य के अलावा होता है साथी शूद्र। इनको अच्छे से याद रखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले यजुर्वेद, तो आप बताएंगे साथी एकमात्र वेद है, यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य में लिखा है। यानी कि आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आप इसको गा भी सकते हैं, गद्य और पद्य, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा सबसे प्राचीन हो जाएगा आपका ऋग्वेद। और इसके अलावा आप याद रखेंगे जो अथर्ववेद है साथी, अथर्ववेद आपका सबसे नया वेद है। कैसा साथी, आप याद रखेंगे सबसे नया वेद कौन सा है, तो याद रखेंगे अथर्ववेद। इसके अलावा आपसे पूछ ले सामवेद, इससे साथी कहते हैं संगीत का वेद। क्या कहते हैं, संगीत का वेद कहते हैं, संगीत का जनक कहते हैं। जो ये ऋग्वेद है, ऋग्वेद सहित इसमें 75 एक्स्ट्रा श्लोक है। कितने साथी, 75 आपके एक्स्ट्रा श्लोक हैं। ऋग्वेद की पूरी प्रति है और 75 एक्स्ट्रा श्लोक हैं जिन्हें संगीत का कहा जाता है। इसी में साथी सारे गा मा पा धा नी, आपने सुना होगा, सारे गा मा पा धा नी, ये जो शब्द हैं 7 स्वर के साथ, संगीत के 7 शब्द हैं, इन्हीं का उल्लेख किस में मिलता है, तो याद रखेंगे सामवेद में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद, सबसे प्राचीन। कह रहा है साथी वित्त वर्ष, एक मिनट साथी आप एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे अच्छे से। कह रहा है आपसे वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में, क्या पूछा हमसे पूछा है वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में की गई घोषणा के अनुसार वर्चुअल डिजिटल करेंसी,
क्या पूछा है साथी? हमसे पूछा है वर्चुअल डिजिटल करेंसी संपत्ति पर होने वाली आय पर टैक्स कितना लगाया गया है। 2022 का एक करंट अफेयर था क्वेश्चन साथी, इसको याद रख लेंगे। आपका 3% था। कितना साथी? आपका 3% था। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, ठीक है। जो डिजिटल संपत्ति थी आपकी, उस पर जो सरकार ने टैक्स लगाया था वो आपका 3% था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो आपका बिटकॉइन था, कौन सा थी? बिटकॉइन, यानी कि डिजिटल करेंसी थी। डिजिटल करेंसी जो थी बिटकॉइन, इस पर सरकार ने लगा दिया था 30% टैक्स। कितना साथी? आप याद रखेंगे, इस पर सरकार के द्वारा 30% टैक्स लगाया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही हैं। क्या पूछा है हमसे? भारत की पहली महिला शासक जो मुस्लिम थी और 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने भारत पर शासन किया है। तो आप याद रखेंगे भारत की पहली महिला शासका थी साथी रजिया सुल्तान। कौन थी साथी? रजिया सुल्तान थी। यह गुलाम वंश से संबंधित थी। किससे साथी? गुलाम वंश से संबंधित थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी साथी? जो आपका इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश की ये कौन थी? तो याद रखेंगे ये पुत्री थी। गुलाम वंश से संबंधित थी, भारत की पहली महिला शासका थी। इसके अलावा आपसे पूछ ले सुल्ताना चांद बीबी, तो आप याद रखेंगे अहमदनगर की, अहमदनगर में इन्होंने शासन किया था। कहाँ पर साथी? अहमदनगर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। अहमदनगर में आपने सुल्ताना चांद बीबी ने क्या किया था? शासन किया था। और साथी जो अहमदनगर है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पर साथी? महाराष्ट्र में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन रही है? रजिया सुल्तान। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। गुलाम वंश से संबंधित थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे। कौन साथी? रोहिणी भाटे। इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो रोहिणी भाटे हैं इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनको साथी कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। इनका नाम क्या है? तो आप याद रख लेंगे रोहिणी भाटे। रोहिणी भाटे जी का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कथक लोक नृत्य से। जो आपका कथक शास्त्रीय नृत्य है इससे संबंधित कौन हो जाएंगे? रोहिणी भाटे। इसके अलावा आपके पंडित बिरजू महाराज ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा साथी आपकी सितारा देवी। कौन साथी? आपकी सितारा देवी भी किससे संबंधित है? तो आप याद रखेंगे ये भी कथक से संबंधित है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, यदि हमसे पूछ ले साथी ओडिसी लोक नृत्य से कौन कौन संबंधित है, तो आप याद रखेंगे इससे संबंधित है साथी सोनल मानसिंह। कौन साथी? सोनल मानसिंह को भी अच्छे से याद रखेंगे। जो आपकी सोनल मानसिंह है, कौन है साथी? एक मिनट। जो आपकी सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह ये किससे संबंधित हो जाएंगी? आपकी ये हो जाएंगी ओडिसी लोक नृत्य से। इसके अलावा आप याद रखेंगे साथी केलूचरण महापात्रा। कौन साथी? केलूचरण महापात्रा, जिन्हें 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। ये भी आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे ओडिसी लोक नृत्य से। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले मणिपुर। मणिपुर में आप लोग याद रखेंगे प्रसिद्ध बहनें थीं, इनका नाम था झावेरी बहन। क्या नाम था साथी? इनका नाम है झावेरी बहन। झावेरी बहन ने मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपकी झावेरी बहन है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप याद रखें झावेरी से संबंधित, तो आप मणिपुर लगा देंगे। इसके अलावा सत्रिया में याद रखेंगे साथी श्रीमंत शंकरदेव। कौन साथी? श्रीमंत जो शंकरदेव थे आपके, ये सत्रिया लोक नृत्य से संबंधित है। तो जो आपके रोहिणी भाटे हैं ये आपके हो जाएंगे कथक से, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी इंग्लिश में है। देखो कह रहा है विनोद टॉक्स अबाउट द ओनली प्लेनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। यानी कि विनोद ऐसे ग्रह के बारे में बता रहा है जिसकी सतह पर पानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स इज टॉकिंग अबाउट। देखो यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें आपसे पूछा है कि वह कौन सा ग्रह है जहाँ जिसके सतह पर पानी है। तो आपको पता होगा अपने सौरमंडल में एकमात्र ग्रह कौन सा है? वो है आपका अर्थ, यानी कि पृथ्वी। क्या हो जाएगा साथी? ये हो जाएगा आपका अर्थ। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो हमारी धरती है यहाँ पर एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर क्या है? पानी है। तो विनोद वही कह रहा है क्वेश्चन कि विनोद टॉकिंग अबाउट द ओनली प्लेनेट विद लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस। विनोद एक ऐसे ग्रह के बारे में बता रहा है जिसके सतह पर पानी है। तो कौन हो जाएगा? आपका पृथ्वी हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका सैटर्न है साथी, इसको किस नाम से जानते हैं? आप याद रखेंगे। आप ये सैटर्न हो जाएगा आपका शनि। एक मिनट साथी, पेन नहीं चल रहा है, माफ़ी चाहेंगे आपसे। जो आपका सैटर्न है यानी कि शनि है, इसको साथी जानते हैं किस नाम से? इसको जानते हैं यह जो ग्रह है शनि, इस पर सतह नहीं है। इस ग्रह पर सतह नहीं है, केवल ये धुआं का ग्रह है, यानी कि धुआं का गुब्बार है एक तरह से।
इसमें सतह नहीं, जैसे अपने अन्य ग्रहों में धरती होती है, शनि में कोई धरती नहीं है, केवल यहाँ पर आसमान ही आसमान है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आप याद रखेंगे मार्स, मार्स को कहते हैं साथी मंगल, और जो मंगल ग्रह है अपना, मंगल ग्रह, इसे क्या कहते हैं, रेड प्लेनेट, यानी कि लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड ग्रह। ठीक है, रेड ग्रह, आधा हिंदी आधा इंग्लिश, रेड ग्रह। और इसके अलावा साथी इसमें पाई जाती है मीथेन, क्या पाई जाती है, मीथेन। और भारत सरकार के द्वारा 2014 में मंगल को जानने के लिए क्या लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे मंगलयान लॉन्च किया गया था। क्या क्या लॉन्च किया गया था, मंगलयान। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। 2014 में भारत सरकार ने, यानी कि इसरो ने, भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, आप याद रखेंगे मंगलयान लॉन्च किया था मंगल के बारे में जानने के लिए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, वो है कौन सा ग्रह जिसके सतह पर क्या है, जिसके सतह पर पानी है, तो हो जाएगा आपका पृथ्वी। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है, जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 को प्रभावी हुई है। आप याद रखेंगे जो साथी विनय मोहन क्वात्रा है, कौन साथी, जो आपके विनय मोहन क्वात्रा है, ये आपके भारत के वर्तमान में विदेश सचिव है। ठीक है, कौन है साथी, विदेश सचिव। हमसे विदेश सचिव के बारे में पूछा है, तो वर्तमान में कौन हो जाएंगे, विनय मोहन क्वात्रा हो जाएंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले कैबिनेट सचिव, क्या पूछ ले साथी, कैबिनेट सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव, तो इनके बारे में याद रखेंगे साथी, ये राजीव गाबा है। कौन साथी, राजीव गाबा। ठीक है, राजीव गाबा। और जो आपके सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, इनको याद रखेंगे, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। क्या है साथी, विदेश मंत्री। जो आपके विदेश मंत्री हैं, बहुत खतरनाक विदेश मंत्री हैं, किसी की भी रेल देते हैं, कहीं भी कोई भी अपने देश के बारे में अगर कुछ गलत कहता है तो ये तुरंत उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट पेल देते हैं। ठीक है, यानी कि बातों बातों में जवाब देकर उसका मुंह शांत करवा देते हैं, या ऐसा नहीं कि डंडा लेके मारने लगते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछे सुजाता मेहता, ये साथी इंडिया की एक्ट्रेस हैं। और आप याद रखेंगे जो हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ये पहले विदेश सचिव थे, इनके स्थान पर विनय मोहन क्वात्रा को बनाया गया है विदेश सचिव। ठीक है, सुब्रमण्यम विदेश मंत्री, और विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव, और कैबिनेट सचिव अगर पूछ ले तो याद रखेंगे राजीव गाबा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथी। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑर्थोपेडा, कह रहा है ऑर्थोपेडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि आपसे पूछ ले साथी ऑर्थोपेडा क्या है, तो आप याद रखेंगे जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, यानी कि जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको ऑर्थोपेडा कहते हैं। जैसे आपका साथी सांप हो गया, इसके अलावा आपका हो गया बिच्छू, और खटमल, कॉकरोच वगैरह, ये जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं, ऑर्थोपेडा के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है ये जीव द्विपक्षीय रूप में सममित होते हैं। तो इसका ये सही आंसर है साथी। सही पूछा है हमसे, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे क्या पूछा है, सही। तो कह रहा है ये जीव द्विपक्षीय रूप में सम्मित होते हैं। तो हाँ साथी, ये द्विपक्षीय रूप में सम्मित होते हैं, तो इसका पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा उनके पैर संधि युक्त होते हैं। आपने देखा होगा जो आपका बिच्छू होता है, कितने सारे पैर होते हैं, ऐसे 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 पैर होते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक किसके रूप में है, श्रेणी के रूप में, यानी कि संधि के रूप में इनके क्या हो जाएंगे, पैर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इसका सही आंसर है, यानी कि दोनों मिलान हमारे सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे, दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है। एक बार फिर से हमसे कथन पूछा है, तो आप बताएंगे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव जो था 18 साल की उम्र में 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे। जो आपके रॉबर्ट क्लाइव थे, ये 18 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड से मद्रास आए थे, इनके बारे में पूछा है हमसे। ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव 1843 में भारत आया था, मद्रास आया था, तो इसकी उम्र क्या थी, 18 वर्ष थी। इसके अलावा साथी कह रहा है बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेसिडेंट्स को नियुक्त किया था। हाँ साथी, एक प्रकार से जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, इसमें कौन कौन हार गया, भारत का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और आपका मीर कासिम, ये जब दोनों हार गए कंपनी से, तो इनके राज्यों में, भारत के प्रत्येक राज्य में इन्होंने अपना एक गवर्नर नियुक्त कर दिया गया था। उसी को क्या कहते हैं, रेसिडेंट कहा गया था। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर दिया इन्होंने भारत के प्रत्येक राज्य में, वो कंपनी का शासन करता था। तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा, यानी कि हमारे दोनों कथन मिलान करते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों राइट आंसर है। जब 1764 का युद्ध होता है, इसके बाद आपकी होती है 2 संधियाँ, इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती है, एक 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। कहाँ की साथी, आप याद रखेंगे इलाहाबाद की। इलाहाबाद की जो संधि होती है, इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक राज्य में क्या कर दिया जाता है, आपका एक रेसिडेंस नियुक्त कर दिया जाता है। यदि पूछ ले आपसे इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, एक 12 अगस्त को हुई थी, एक आपकी 16 अगस्त को हुई थी, और कब हुई थी तो याद रखेंगे 1765 में हुई थी। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, 1765 में ये दोनों संधियाँ हुई थी।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है उत्तर प्रदेश भारत में निर्मित यमुना एक्सप्रेसवे का नाम पहले क्या था। जो साथी आपका वर्तमान में यमुना एक्सप्रेसवे है, इसका पहले नाम क्या था, तो याद रखेंगे इसका नाम ताजमहल के नाम पर रखा गया था, ताज एक्सप्रेसवे। जो आपका यमुना एक्सप्रेसवे था, इसको ताज एक्सप्रेसवे के नाम से जानते थे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जो यमुना एक्सप्रेसवे है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो याद रखेंगे आगरा से लेकर के लखनऊ तक है। ठीक है, और नोएडा एक्सप्रेसवे पूछे, ये भी आपका लगभग 196 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, नोएडा से लेकर के आगरा तक। ठीक है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ हो जाएगा, तो साथी याद रखेंगे ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमसे क्या पूछा, यमुना एक्सप्रेसवे का पुराना नाम क्या था, तो आप याद रखेंगे ताज एक्सप्रेसवे इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी सेक्रेनी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका सेक्रेनी महोत्सव होता है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा साथी हमारा नागालैंड। क्या हो जाएगा, सेक्रेनी महोत्सव आपका कहाँ मनाते हैं, हम नागालैंड में मनाते हैं। इसके अलावा आप इससे एक और चीज़ याद रख लेंगे सेक्रेनी महोत्सव के बारे में। ये महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, नागालैंड में। इसके अलावा नागालैंड में एक और महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है साथी, जिसे हम त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। त्योहारों का त्यौहार कहते हैं, तो कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा हमारा, हॉर्नबिल फेस्टिवल। साथी इसको भी अच्छे से याद रख लेंगे। जो आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल त्यौहार है, इसको हम त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और हॉर्नबिल नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले बिहार के बारे में साथी आप याद रखेंगे। बिहार में मनाया जाता है प्रसिद्ध त्यौहार जिसको कहते हैं हम साथी छठ पूजा। क्या कहते हैं, छठ पूजा कहाँ पर मनाई जाती है, बिहार में मनाई जाती है। तमिलनाडु से आप याद रखेंगे, यहाँ पर मनाया जाता है पोंगल। कौन सा साथी, पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। और पोंगल वाले दिन यहाँ पर जल्लीकट्टू भी होता है। जल्लीकट्टू क्या है, यदि पूछ ले आपसे जल्लीकट्टू क्या है, तो आप याद रखेंगे एक प्रकार की भैंसा दौड़ है। ठीक है, पोंगल वाले दिन यहाँ पर जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु में। ठीक है, और ये एक प्रकार की भैंसा दौड़ है। यदि आपसे पूछ ले राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान में मनाया जाता है साथी गणगौर त्यौहार। कौन सा, कई बार अभी एसएससी जीडी ने इसको रिपीट करके पूछा था। जो आपका गणगौर त्यौहार है, ये राजस्थान में मनाया जाता है और इसमें भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा की जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। सिक्रेनी महोत्सव पूछ ले या हार्नबिल महोत्सव पूछ ले, दोनों के दोनों कहाँ मनाए जाएंगे, आपके नागालैंड में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या कह रहा है साथी, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। देखो, शुद्धि आंदोलन भारत में कई बार चला है और वर्तमान स्थिति देख लें तो बहुत सारे बाबा लोग शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, इनका शुद्धि आंदोलन का मतलब क्या है, जो पहले अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए थे, यानी कि जो हिंदू लोग थे पहले वो दूसरे धर्म में चले गए थे, उन्हें वापस बुलाना ही इन लोगों का क्या होता है, कार्य होता है, जो शुद्धि आंदोलन चलाते हैं। इनका कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम शुद्धि आंदोलन किसने शुरू किया था, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था, शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। किसका, स्वराज शब्द का। और इनके स्वराज शब्द का मतलब था जो व्यक्ति दूसरे धर्म में जा रहे हैं छोड़कर, वो अपना स्वराज क्यों खो रहे हैं, वो अपने स्वयं के धर्म में रहे। इनका कहने का अर्थ यह था। लेकिन यदि पूछे स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, यदि पूछे शुद्धि आंदोलन सबसे पहले किसने चलाया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी साथी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी, तो याद रखेंगे 1875 में। ठीक है, 1875 में इन्होंने क्या की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी। यदि पूछ ले रामकृष्ण परमहंस, तो आप याद रखेंगे इनके शिष्य का नाम था विवेकानंद। क्या नाम, जो आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी विवेकानंद कौन सा थी, आपके स्वामी विवेकानंद जी हैं, ये आपके रामकृष्ण परमहंस के कौन थे, शिष्य थे। और विवेकानंद जी ने कौन से रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। इसके अलावा आप याद रखेंगे विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था साथी, विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। इनको भी अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो हमसे शुद्धि आंदोलन के बारे में पूछा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती इज द राइट आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बताता है। तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 280 में भारत में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। किसकी साथी, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा की गई है। और इसकी स्थापना साथी 1951 यानी कि 1951 में इसकी स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष थे साथी केसी नियोगी। कौन थे साथी,
आपके केसी नियोगी इसके पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में 15वें नंबर के अध्यक्ष। यदि पूछे वर्तमान अध्यक्ष कौन है जो आपके 15वें नंबर के हैं, इनका नाम है NK सिंह। क्या नाम है साथी? NK सिंह। इन्हीं को साथी हम नंद किशोर सिंह के नाम से भी जानते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यदि आपको ऑप्शन में नंद किशोर सिंह मिल जाए तो आप इसका आंसर क्या लगा देंगे? वित्त आयोग का। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह या NK सिंह इनको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ ले साथी भारत निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग किसमें है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 324 में भारत में चुनाव आयोग की बात कही गई है। इसके अलावा भारत में महान्यायवादी यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, तो आप याद रखेंगे इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में मिलती है, ठीक है। यदि पूछे माल और सेवा परिषद यानी कि GST काउंसिल किसमें है, तो आप याद रखेंगे ये साथी 279A में है, ठीक है। जो आपकी GST काउंसिल है माल और सेवा परिषद किसमें है, तो आपकी ये 179 में, सॉरी 279 में यानी कि 279A में है। तो भारत निर्वाचन आयोग 324 में और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में, GST काउंसिल 279A में, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका वित्त आयोग है ये आपका अनुच्छेद 280 में, इसकी स्थापना 1951 में होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से कौन, क्या कह रहा है? एक मिनट साथी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सोडियम एल्यूमिनेट का सही रासायनिक सूत्र है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र पूछा है तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा NaLO2। क्या हो जाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaLO2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में ज़्यादा लोड नहीं लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी मेडिएट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है। कह रहा है मेडिएट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है, यानी कि लोक नाट्य शैली जो है आपकी ये किसकी है? मेडिएट्टू। तो आप याद रखेंगे केरल की लोक नाट्य शैली कौन सी है आपकी? हो जाएगी केरल की, ठीक है, मेडिएट्टू। इसके अलावा साथी आपसे पूछ ले झारखंड में कौन सा लोक नाट्य है, ये शैली है इसकी, तो आप याद रखेंगे लोंडा। इसका नाम है साथी क्या है? इसका नाम है लोंडा। यदि लोंडा आपको लोक नाट्य शैली मिलती है कहाँ की है, तो याद रखेंगे ये आपकी झारखंड की हो जाएगी। इसके अलावा आपसे पूछ ले मणिपुर में, तो मणिपुर में याद रखेंगे इसका मार्शल आर्ट है साथी थांगटा। क्या नाम है साथी? मणिपुर के मार्शल आर्ट का नाम क्या है? थांगटा। और असम में आपका एक शास्त्रीय नृत्य जैसे सत्रिया के नाम से जानते हैं, श्रीमंत शंकरदेव ने इसका क्या किया था? प्रचार किया था। इसके अलावा असम में कामाख्या माता मंदिर है और असम की आकृति साथी वाई के आकार की होती है। किसके आकार की? इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में SSC ने कई बार पूछा है। वह कौन सा राज्य है जिसकी आकृति वाई के आकार की है, तो आप याद रखेंगे जो आपका असम है साथी। क्या है? असम। इसकी आकृति किस आकार की है? तो वाई आकार की है। इस तरह से कुछ असम है दिखता है अपना, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोश की परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो आपका अंतःकोश की कोशिकांग है और यह मार्ग के रूप में भी कार्य करता है और निर्माण सतह के रूप में भी कार्य करता है। तो याद रखेंगे इसका नाम है साथी अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या नाम है साथी? इसका नाम हो जाएगा आपका अंतर्द्रव्यीय जालिका। एक मिनट साथी, अंतर्द्रव्यीय जालिका इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मार्ग और निर्माण सतह का निर्माण कौन करता है, कौन करता है? तो याद रखें अंतर्द्रव्यीय जालिका। यदि पूछ ले साथी सूत्रकणिका को साथी हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं और इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? ऊर्जा घर। जो आपका सूत्रकणिका है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कोशिका का ऊर्जा घर होती है और इसके पास स्वयं का DNA भी होता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। स्वयं का DNA किसके पास होता है? सूत्रकणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। और जब ऊर्जा घर कहते हैं तो इसमें ऊर्जा बनती है साथी ATP के रूप में। किसके रूप में? ATP के रूप में बनती है। परंतु इसका पीछे का भी बहुत सारा प्रोसेस है, आप केवल ATP याद रखेंगे। ATP के बाद ये निर्माण होता है इसका ग्लूकोज का साथी। किसका? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपकी सूत्रकणिका है इसको ऊर्जा घर कहते हैं। ATP के रूप में ऊर्जा बनती है, ATP आपकी कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास स्वयं का DNA भी है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि पूछे गोल्जी का है या लाइसोसोम, ये भी एक प्रकार के कोशिकांग है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है न्यूजीलैंड ने सन 2021 में प्रथम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत को हराया था। इस मैच की मेजबानी किस देश ने की थी? जो आपका पहली बार साथी, इसको याद रखेंगे। पहली बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कोई क्वेश्चन हो जाए जब कोई पहली बार हो तो वह एक इतिहास बन जाता है। तो आपका पहली बार जो आपका विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, कौन हुई थी? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इसका आयोजन हुआ था साथी इंग्लैंड में। कहाँ पर साथी? इंग्लैंड में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। हालांकि इसका आयोजन होना था लंदन में, परंतु बारिश के कारण इसका आयोजन किया गया था ब्रिस्बेन में, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। आप इतने गहनता में नहीं पढ़ेंगे। WTC का आयोजन केवल इंग्लैंड में होता है
और इसमें 2 टीमें लड़ती हैं, एक आपका न्यूजीलैंड, एक आपका वर्सेस इंडिया, ठीक है। इसमें इंडिया हार जाती है, पहली बार इंडिया हार जाती है, यानी उपविजेता बनकर ही संतोष करती है। फर्स्ट टाइम WTC खेला गया था, इसमें इंडिया उपविजेता रहती है और विजेता कौन रहता है, तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड। इंडिया के कप्तान आपके विराट कोहली थे उस समय, कौन थे, कोहली, ठीक है, कोहली उस समय कप्तान थे। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के कप्तान कौन थे, तो याद रखेंगे आपके, वो क्या नाम है उनका, केन विलियमसन, ठीक है, केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान थे, इनको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यदि पूछ रहे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका बारे में कुछ हम देख लेते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में कुछ इस प्रकार के, ये महाद्वीप है, यहाँ पर स्थित एक देश है जिसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये जो आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर एक देश स्थित है जिसे दक्षिण अफ्रीका कहते हैं। और यहाँ के संविधान से हमने लिया है भारत में संविधान संशोधन। क्या लिया है साथी, संविधान, जो आपका संविधान संशोधन है ये हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। यदि पूछे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो याद रखेंगे हमने समवर्ती सूची ली है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा भी ली है। क्या ली है साथी, प्रस्तावना की भाषा भी ली है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। और संविधान संशोधन हमने कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से। और जो आपका इसका आंसर हो जाएगा, WTC का फाइनल में भारत को हराया था, इसका आयोजन कहाँ ऊपर हुआ था, आयोजन पूछा है ना कि विजेता उपविजेता, ठीक है, आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी कह रहा है हमसे, निम्नलिखित में से किसे पंचम दा के रूप में जानते हैं। पंचम दा के रूप में किसे जानते हैं, तो आप याद रखेंगे राहुल दास बर्मन को। किसको, RD बर्मन को हम जानते हैं। इनका नाम पूरा है राहुल दास बर्मन। जो आपके RD बर्मन है, ये एक प्रसिद्ध म्यूजिकल डायरेक्टर है, यानी कि आपका जो संगीत होता है उसको डायरेक्ट करने वाले कौन थे, तो याद रखेंगे RD बर्मन है, ठीक है। इनको किस नाम से जानते हैं, तो पंचम दा के नाम से जानते हैं। AR रहमान आपने देखा होगा, ये भारत के लिए ऑस्कर भी जीत चुके हैं, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। और जो आपके जाकिर हुसैन है, ये भारत के कौन हैं, तो याद रखेंगे तबला वादक भी रहे हैं। कौन सा थी, तबला वादक रहे हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इंग्लिश में है साथी, कह रहा है द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स, द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज इज कॉल्ड। यानी कि इसका कहने का मतलब ऐसा थी, जो लोग किसी कारणवश अपने देश के रीजन्स, यानी कोई कारणवश अपने देश की क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर रहते हैं, उनको क्या कहते हैं। यानी कि ये अपना जो देश है, इसके बाहर जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, जो भारतीय मूल के कहते हैं। और आपने देखा कई भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे इनको कहते हैं प्रवासी। क्या कहते हैं साथी, प्रवासी। क्या कहते हैं, इनको अच्छे से याद रखेंगे, प्रवासी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं। और इनके लिए हम लोग क्या मनाते हैं, एक प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं साथी, प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। और आपका जो प्रवासी दिवस है ये आपका 9 जनवरी को, 9 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और जब 9 जनवरी 1915 को, कब साथी, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे, इन्हीं की याद में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं, इनकी याद में हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और जो लोग भारत के बाहर रहते हैं, इनको साथी हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, प्रवासी लोग कहते हैं। वही हमसे पूछा है, जो माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन, क्या पूछा है, माइग्रेशन। माइग्रेशन का ही अर्थ क्या होता है, प्रवासी होता है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और यदि पूछ ले इसका आयोजन जो होता है इस बार कब, कहाँ पर हुआ है, जो 2023 का प्रवासी दिवस है ये कहाँ पर मनाया गया है, तो याद रखेंगे 2023 का प्रवासी दिवस मनाया गया है साथी आपका MP में, MP के इंदौर में मनाया गया है। और यहाँ पर गुआना के राष्ट्रपति कहाँ के साथी, आप याद रखेंगे, जो आपका गुआना देश है, गुआना देश के राष्ट्रपति आए थे, जिनका नाम था मोहम्मद इरफान अली। क्या नाम था, मोहम्मद इरफान अली, ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे। मोहम्मद इरफान अली यहाँ पर आए थे, इनको भी याद रख लेंगे। पेन नहीं चल रहा है, माफ़ी चाहेंगे आपसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइग्रेशन, यानी कि प्रवासी कहते हैं जो भारत की सीमा के बाहर रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे, कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 के अंतर्गत कुल कितने कानून को वापस लिया गया था, यानी कि निरस्त किया गया था। देखो, भारत सरकार किसानों के लिए क्या लेकर आई थी, एक कानून लेकर आई थी, जिनमें उनकी आय बढ़ाना था, उपज बढ़ाना था और उनके लिए अच्छी पैदावार देना था। 3 प्रकार से एक कानून लेकर आई थी। तो इनमें से कुल कितने कानून लाई थी, 3 लाई थी। और किसानों ने जब इसका विरोध किया, क्योंकि किसानों को ये कानून पसंद नहीं आ रहे थे, जब किसानों ने इसका विरोध किया तो इनमें से तीनों कानूनों का कर लिया, वापस कर लिया गया। कुल मिलाकर कितने कानून आए थे, आपके 3 कानून आए थे। और आपका कृषि निरसन विधेयक के तहत 2021 में इसमें तीनों को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। जब इन कानूनों को निरस्त किया गया तो इनकी संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे 3 थी।
और ये किसानों के लिए किसान बिल लेकर आई थी। आपने देखा होगा बहुत सारा हंगामा हुआ था उस समय, किसान नेता राकेश टिकैत को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस तरह से कुछ घटनाएं हुई थी। तो 3 कानून थे, इनको वापस लिया था भारत सरकार ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? क्या पूछा है? सबसे कम है साक्षरता दर। यदि पूछ ले साक्षरता दर सबसे कम कहाँ पर है, तो याद रखेंगे कम कम पूछे तो आप लगाएंगे बिहार। क्या लगाएंगे? बिहार। यदि पूछे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, सर्वाधिक साक्षरता, तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक साक्षरता है आपकी केरल में साथी। कहाँ पर? केरल में। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक लिंगानुपात, ये कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे केरल में। और सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? जनसंख्या घनत्व, घनत्व के मामले में सबसे पहले पर कौन राज्य आता है? तो याद रखेंगे जनघनत्व के मामले में आपका बिहार ही आता है। सबसे कम साक्षरता, सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है? बिहार में, 2011 की जनगणना के अनुसार। और 2011 की जनगणना का नारा था साथी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी ने पूछा है, तो आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी यहाँ के वहाँ करता रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है साथी 2023 में एक भारतीय खेल है, एक मिनट साथी, कह रहा है 2023 में भारत का एक खेल है जिसमें रेडर विरोधी हाफ में बिना सांस लिए विरोधियों को स्पर्श करने का प्रवेश करता है। यानी कि कुल मिलाकर आपसे पूछा है जो आपका रेडर शब्द है, क्या साथी? यहाँ पर आपसे इतना बड़ा वाक्य दे दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। कुल मिलाकर पूछा क्या है, जो आपका रेडर शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? जो आपका रेडर शब्द है, आपने देखा होगा 30 सेकंड के लिए कबड्डी के खेल में एक व्यक्ति जाता है, वो उसको क्या कहते हैं? हम लोग उसको कहते हैं रेडर। तो किस खेल से संबंधित हो जाएगा ये आपका कबड्डी से संबंधित हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखें। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? कबड्डी। तो कबड्डी से संबंधित कौन हो जाएगा? रेडर। माफी चाहेंगे, रेडर पूछा है तो कौन से खेल से संबंधित हो जाएगा? कबड्डी से। इसके अलावा आप याद रखेंगे मलखंभ। ये साथी मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। कहाँ का? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक प्रकार का यहाँ पर एक खंबा होता है और इसमें खिलाड़ी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां करते हुए इस पर ऊपर चढ़ता है, कलाकृतियां करते हुए ऊपर चढ़ता है, तो इसको क्या कहते हैं? मलखंभ कहते हैं। ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथी हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो संविधान में प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो आप याद रख लेंगे प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है। कुलीन तंत्र नामक कोई शब्द नहीं है साथी। कुलीन तंत्र जो नामक शब्द है ये आपके प्रस्तावना में नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान कुलीन तंत्र को प्रमोट नहीं करता है। भारत का संविधान किसको प्रमोट करता है? गणतंत्र को प्रमोट करता है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। कुलीन तंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर राजा का बेटा राजा बने। और गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर राजा का बेटा राजा ना बने। यदि पूछे संविधान में आपसे स्वतंत्रता, तो भारत में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान में। और न्याय पूछ ले, 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। समानता पूछ ले, यानी कि समता, समानता में समता नामक प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में समानता को। तो ये भी क्वेश्चन आपका प्रस्तावना में संबंधित है। ठीक है, तो स्वतंत्रता, न्याय और समानता ये संविधान में यानी कि प्रस्तावना का हिस्सा हैं। और जो आपका कुलीन तंत्र है ये प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। और आप याद रखेंगे प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हो चुका है 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत एकमात्र बार प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। और इसमें साथ ही 4 शब्द जोड़े गए थे। 4 शब्द जोड़े गए थे। इसमें एक शब्द निरर्थक था, इसलिए निरर्थक जो शब्द था इसको हम गिनते नहीं है। वो निरर्थक शब्द कौन था? और था। ठीक है, और था, इसको हम गिनते नहीं है, इसलिए केवल हम कितने शब्द गिनते हैं? 3 शब्द गिनते हैं। एक तो हो जाएगा आपका एकता, माफी चाहेंगे, आपका क्या क्या हो जाएगा इसमें? समाजवाद, आपका समाजवाद हो जाएगा। समाजवाद के अलावा पंथ निरपेक्ष हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष जो आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष के बाद क्या हो जाएगा? और अखंडता। ये 4 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है साथी, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये 4 शब्द जोड़े गए थे। अभी तक आपको केवल 3 पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अब आपको हम बता रहे हैं 4 शब्द। ये जो और शब्द था ये निरर्थक था साथी। कैसा? निरर्थक। इसलिए केवल कितने शब्द जो चुनते हैं हम? 3 चुनते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसलिए और को हम क्या ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन यदि पूछे कितने शब्द जोड़े गए थे? 4 जोड़े गए थे। और कोई एग्जाम वाला पूछता है तो आप 3 लगा देंगे, क्योंकि आईएएस के 2015 के प्री में पूछा गया था। आईएएस 2015 के प्री में पूछा गया था आपसे प्रस्तावना में एक कौन सा निरर्थक शब्द जोड़ा गया था। जो निरर्थक शब्द जोड़ा गया था वह कौन था? और था। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप 3 लगा देंगे। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी हमसे, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस प्रसिद्ध व्यक्ति की आत्मकथा है? आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेटर है जिसकी आत्मकथा है आपकी स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ? तो आप याद रखेंगे कपिल देव की आत्मकथा जो है इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कपिल देव जी ने जो आत्मकथा लिखी है स्ट्रेट फ्रॉम द अर्थ, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा आपसे पूछ ले सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा, तो आप याद रखेंगे प्लेइंग इट माई वे। कौन सा थी? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है ये किसकी है? तो याद रखेंगे सचिन तेंदुलकर की है। प्लेइंग इट माई वे, खेलने का मेरा तरीका, ये पुस्तक किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर की। ठीक है, इसके अलावा जो सुनील गावस्कर है साथी, इनको हम जानते थे लिटिल मास्टर के नाम से। किसके साथी? लिटिल मास्टर के नाम से किसे जानते थे? लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जानते थे। इसके अलावा राहुल द्रविड़ को माने तो राहुल द्रविड़ के बारे में याद रखना, इनको क्रिकेट में भारत की दीवार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्रिकेट में भारत की दीवार कहा जाता था। साथ ही ये जब खेलते थे राहुल द्रविड़ तो अच्छे से अच्छा तेज गेंदबाज आता था, पूरी दम से गेंद फेंकता था, उसको पुट्ट से मार देते थे, यानी कि टुक कर देते थे। तो इनको क्या कहते थे? दीवार कहते थे। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपको याद करवाने के लिए किया है टुक से। ठीक है, भारत की दीवार कौन हो जाएंगे? राहुल द्रविड़। कोई भी गेंदबाज कितनी मेहनत करके आए वो इनको आउट नहीं कर पाता था, इसलिए इनको क्या कहते थे? दीवार कहते थे। तो आज की क्लास में साथी इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि साथी आपने मुझे यहाँ तक धैर्यपूर्वक सुना है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक सब्सक्राइब करके हम 1000 तक पहुँच जाएंगे जल्दी से, जिससे हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए GS Hub by DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।